कौन सा है? ये थोड़ी करना है पहले बुक। रेड पॉइंट वाली। सुबह का समय था। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। वन सेकेंड प्लीज। शेयर हो गया। ऑथर जब बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, उनको नींद नहीं आ रही है और वो इवांस के बारे में सोचने लगते हैं जिनसे वो पहले मिले थे। आगे कंटिन्यू करते हैं। सुबह का समय था। इवांस अपने दंत शोधन संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय में एक बहुत बड़े कंप्यूटर मॉनिटर के सामने बैठी थी। यह जगह डाउनटाउन फिलाडेल्फिया के पश्चिम में करीब आधे घंटे की दूरी पर थी। कार्यालय की दीवारें सफेद थीं, फर्श पर सफेद टाइल्स लगे थे। यह जगह अत्याधुनिक थी और ऐसा लगता था जैसे इसका संबंध वर्तमान से नहीं, भविष्य से है। मैंने अभी तक जितने डेंटल ऑफिस देखे थे, यह उनसे एकदम अलग था। उन ऑफिसों में प्लास्टर के स्ट्रिप मॉल ब्लॉक्स थीं, जहां फर्न्स, गोल्डफिश टैंक और रॉबर्ट डोइंसन के प्रिंट्स लगे थे। मुझे पता चला कि इवांस अलग तरह से प्रैक्टिस करती हैं। वह कंप्यूटर मॉनिटर पर दो इमेज लेकर आई। एक इमेज मोरोटोन कलेक्शन की खोपड़ी से थी और दूसरी एक युवती की थी जो उनके नए मरीज की थी। मैं उसे गीगी कहूंगा। गीगी फोटो में करीब 7 साल की लग रही थी। उसके दांत मसूड़ों के ऊपर बाहर निकले हुए थे, बाहर, भीतर और हर दिशा में। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उसके होंठ फटे और खुले हुए थे, जैसे वह किसी काल्पनिक पॉप्सिकल्स को चूस रही थी। उसे खराटे लेने, साइनसाइटिस और अस्थमा की पुरानी शिकायत थी। उसे हाल ही में भोजन, धूल और पालतू जानवरों से एलर्जी होने लगी थी। गीगी की परवरिश एक अमीर परिवार में हुई। वह फूड गाइड पिरामिड का पालन करती थी। वह काफी आउटडोर एक्सरसाइज करती थी। उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता थी और वह विटामिन सी तथा विटामिन डी लेती थी। उसके भीतर कोई रोग नहीं पनप रहा था, इसके बावजूद वह यहाँ बैठी हुई थी। इवॉन्स ने कहा, मैं दिन भर इस तरह के मरीजों को देखती हूँ। वे सभी एक जैसे हैं। 90% बच्चों में मुंह और नाक से संबंधित कोई विकृति यानी डिफॉर्म हो गया है, वहां पर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल। 45% वयस्क कभी कभी खर्राटे लेते हैं। एक चौथाई लोग लगातार खर्राटे भरते हैं। 30 साल की उम्र से अधिक के 25% अमेरिकन व्यस्क नींद में सांस अवरोध के कारण दम की घुटन महसूस करते हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 80% साधारण और गंभीर मामलों को तो पता ही नहीं चल पाता, लेकिन अधिकतर लोग किसी तरह की सांस संबंधी परेशानी अथवा प्रतिकार के शिकार हैं। हमने अपने शहरों को साफ करने के उपाय ढूंढ लिए हैं। हमारे पूर्वजों को जिन बीमारियों ने कमजोर किया अथवा मार डाला, उनका इलाज हमने तलाश कर लिया है। हम शिक्षित, अधिक लंबे और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। औसतन यानी एवरेज हम इंडस्ट्रियल एज के लोगों से 3 गुना या उससे अधिक लंबा जीवन जीते हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर 7.5 अरब लोग हैं और यह संख्या 10,000 वर्ष पहले की तुलना में 1,000 गुना है। इसके बाद भी हमने अपनी सबसे मूल और महत्वपूर्ण जैविक क्रिया को खो दिया है, यानी अपनी जो बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है उसको खो दिया है। इवॉन्स ने निराशाजनक चित्रण किया। इस विडंबना से मैं भी अवगत हूं। मैं अभी इसे चमचमाते आधुनिक क्लिनिक में बैठा हुआ एक के बाद एक आधुनिक चेहरों को देख रहा हूं। उनके दांतों की तुलना आदर्श दांतों और सैमुअल मोरोटोन के नमूनों से करा रहा हूं, जिसका वह ऑस्ट्रेलियन और जो डिग्रेडेड होटेंट्स डॉट्स थे उनका कहकर मजाक उड़ाते थे। एक समय तो मैं मॉनिटर ग्लास के पास गया और उस खोपड़ी में अपनी छवि देखी।
असंबद्ध हड्डियों का घालमेल, यानी जो सिंक्रोनाइज नहीं है उस तरह की बॉन्स। झुके हुए जबड़े, जॉज जो है वो झुके हुए हैं। ठसी हुई नाक, जो नोज है वो ठस गई है, और सभी दांत नहीं समा सके इतना छोटा मुंह। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि बच्चों में जो टीथ आते हैं वो अलाइन नहीं होते, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाते हैं। मुझे लगा कि प्राचीन खोपड़ी कह रही है, तुम बेवकूफ हो, और एक क्षण के लिए मुझे वह हंसती हुई लगने लगी। लेकिन इवॉन्स ने मुझे अपने शोध कार्य देखने को इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं वर्तमान पर विलाप करूं। मानव की सांस संबंधी गिरावट पर नजर रखने की उनकी मनोग्रस्तता सिर्फ एक प्रारंभिक बिंदु है। उन्होंने कई साल तक इसका अध्ययन किया है, वह भी पूरी तरह अपने खर्च पर, क्योंकि वह मदद करना चाहती हैं। वह और उनके सहयोगी केविन बॉयड आधुनिक मानव के स्वास्थ्य के लिए नए आदर्श वायुमार्ग बनाने के लिए प्राचीन खोपड़ियों से लिए गए मेजरमेंट्स का उपयोग करते रहते हैं। यानी जो इस समय डिफॉर्म हुआ है, जो स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आई है, उसके लिए किस तरह से एक ऐसा नेजल पैसेज का मेजरमेंट रहे, वो कंटिन्यू इस पर काम कर रही हैं। वे फेफड़ों से संबंधित विशेषज्ञों के तेजी से बढ़ते ऐसे समूह का अंग हैं जो सांस, फेफड़े के विस्तार यानी जो पल्मोनरी सेक्टर को देखते हैं, ब्रेथ पर काम कर रहे हैं, दंत संशोधन यानी जो टीथ हैं उनको उनका जो स्ट्रक्चर है उनको ठीक करना, और नेजल पैसेज के विकास की नई विधियां खोज रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ वो लगातार काम कर रही हैं। उनका उद्देश्य गीगी, जो एग्जाम्पल पहले दिखाया गया है, और मुझ सहित यानी ऑथर अपने बारे में कह रहे हैं, उन सभी लोगों को अधिक परफेक्ट प्राचीन स्वरूपों में लौटने में मदद करना है, उस समय में जब ये सारी चीजें अस्त व्यस्त नहीं हुई थी। इवॉन्स ने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और तस्वीर निकाली। यह तस्वीर भी गीगी की थी, लेकिन इसमें उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं थे, उसकी त्वचा सांवली नहीं थी, और उसकी आंखें भी पलकों आंखों की पलकें भी ढलती हुई नहीं थी। उसके दांत सीधे और चेहरा चौड़ा तथा चमकदार था। फिर वह नाक से सांस ले रही थी और खर्राटे नहीं लेती थी। उसकी एलर्जी और सांस संबंधी समस्याएं लगभग समाप्त हो चुकी थी। यह फोटोग्राफ पहले फोटोग्राफ से 2 साल बाद लिया गया था जिसमें गीगी का कायाकल्प हुआ था। दूसरे मरीजों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वयस्क यानी एडल्ट्स और बच्चे दोनों के साथ उन्होंने ठीक से सांस लेने की योग्यता हासिल कर ली। उनके कमजोर जबड़े यानी जो वीक जॉस थे और सिकुड़ गए चेहरे, श्रिंक हो गए जो फेस हैं, वो अपने अधिक स्वाभाविक रूप में वापस आ गए। उनका ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, और सिर दर्द भी गायब हो गया। हवॉर्ड के बंदर भी फिर से स्वस्थ हो गए। 2 साल तक उन्हें मुंह से सांस लेने को मजबूर करने के बाद उन्होंने उनके सिलिकॉन प्लग्स हटा दिए। धीरे धीरे निश्चित रूप से उन जीवों ने फिर से नाक से सांस लेना सीख लिया। धीरे धीरे निश्चित रूप से उनके चेहरों और वायुमार्गों ने नया रूप ले लिया। जबड़े बाहर आ गए और उनके चेहरे की बनावट तथा वायुमार्ग फिर से अपनी चौड़ी और स्वाभाविक स्थिति में आ गए। वो मेजरमेंट, वो सिमेट्री जिसकी स्टार्टिंग में बात की गई थी। प्रयोग पूरा हो जाने के 6 महीने बाद बंदर फिर से बंदर जैसे लगने लगे, क्योंकि वे फिर से सामान्य रूप से सांस लेने लगे थे। मैं अपने बेडरूम में वापस आकर खिड़कियों से बाहर टहनियों की छाया क्रिया देखते हुए उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे पिछले 10 दिनों में और पिछले 4 दशकों में 4 ईयर जो 40 ईयर्स की बात हो रही है उसमें जो क्षति हुई है उसकी भरपाई मैं कर लूंगा। यानी ऑथर को अब ऐसा विश्वास होने लगा है। मैं आशा कर रहा हूं कि मैं फिर से उसी तरह सांस लेना सीख सकता हूं जैसे हमारे पूर्वज लेते थे। मुझे आशा है कि ऐसा जल्दी ही होगा। अगले दिन सुबह ये प्लग्स हट जाएंगे। सांस लेने की लुप्त कला और विज्ञान, यानी ये ऐसी साइंस है और इस तरह की आर्ट है जो हम भूल चुके हैं। इसमें नोज का यानी नाक का क्या रोल है? डॉक्टर नायक कहते हैं, आप अप्रिय दिखते हो। दोपहर की शुरुआत हुई है। मैं कान और गर्दन शल्य क्रिया के स्टेनफोर्ड विभाग में वापस आ गया हूँ। यानी ऑथर इस समय डॉक्टर नायक के पास में है। मैं परीक्षण कुर्सी पर पसरा हुआ हूँ और नायक मेरे दाएं नासा छिद्र यानी जो नेसल ओपनिंग है वहां की एंडोस्कोपी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 10 दिनों में मेरे जो ड्यून्स हैं वहां पर कोई हरिकेन यानी तूफान टकरा गया हो। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि मेरी नाक की कैविटी की हालत बहुत बुरी है। नायक दबी हंसी के साथ कहते हैं, अब आपका पसंदीदा भाग।
मैं छींकता या भागने की सोच सकता इससे पहले ही वह अपना वायर ब्रश उठाकर मेरे सिर में कुछ इंच भीतर तक डाल देते हैं। वह कहते हैं, यहाँ काफी तरलता है। उनकी आवाज में कुछ प्रसन्नता है। वह फिर बाएं नॉस्ट्रिल की एंडोस्कोपी करते हैं। चिपचिपा पदार्थ लगा आरएनए ब्रश एक टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। पिछले 1.5 सप्ताह से मैं इस क्षण का इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि इन प्लग्स और टेप तथा कॉटन को निकाले जाने का समय एक जश्न जैसा होगा, जिसमें शाबाशी देने के लिए ताली ठोकी जाएगी और नाक से सांस लेने का सुख मिलेगा। मैं फिर से एक स्वस्थ मनुष्य की तरह सांस ले सकूंगा। वास्तव में कुछ ही मिनट में थोड़ी असुविधा के बाद और अधिक अवरोध आ गया। मेरी नाक की हालत इतनी खराब है कि नायक को प्लायर्स की एक जोड़ी लेकर मेरे दोनों नासा छिद्रों में कई इंच तक भीतर कॉटन स्वेब्स डालना पड़ता है, ताकि वहां से जो कुछ है वह फर्श पर नहीं गिर पाए। इसके बाद फेफड़ों की जांच यानी लंग्स की जांच की जाती है, एक्सरे होता है। फिर खून की जांचें, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और नोज की भी जांच की जाती है। इसके बाद ऑल्सन के साथ भी वही किया जाता है जो अवरोध के पहले वाले चरण में मेरे साथ हुआ था। परिणाम कुछ सप्ताह में मिल जाएंगे। जब तक मैं शाम को घर पहुंचकर अपनी साइनस को कई बार धो नहीं लेता, तब तक अपनी नाक से पहली पूरी सांस नहीं ले सकता। मैं एक कोट उठाकर नंगे पांव ही पीछे के आंगन में चला जाता हूँ। रात के आकाश में धुंधले पंख वाले बादल छाए हुए हैं। इनका आकार स्पेसशिप की तरह है। उनके ऊपर कुछ अड़ियल तारे बढ़ते चंद्रमा के कुहासे से चमके दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी छाती से बांसी सांस बाहर निकालकर एक सांस भीतर लेता हूँ। मुझे कीचड़ की पुराने मौजों जैसी बदबू आती है। यह गीले डोरमेट के ब्लैक क्लेवल चॉपस्टिक से आ रही है। नींबू के पेड़ की कीटनाशक दवा जैसी गंध और मुरझाती पत्तियों की सौंफ जैसी रंगत दिखाई देती है। इनमें से हर गंध विश्व की है सामग्री मेरे दिमाग में एक टेक्निकल विस्फोट करती है। ये गंधें इतनी तेज और डरावनी हैं कि मैं इन्हें देख सकता हूँ। स्टेरियोट पेंटिंग में अरबों रंगीन बिंदु। जब मैं एक और सांस लेता हूँ तो कल्पना करता हूँ कि ये सभी मॉलिक्यूल्स मेरे गले से होकर मेरे लंग्स में समा रहे हैं। वे शक्ति के साथ मेरे ब्लड स्ट्रीम्स में गहरे उतर रहे हैं, जहां वे विचारों के लिए ईंधन तथा उन्हें उत्पन्न करने वाले सेंसेस को उपलब्ध करा रहे हैं। गंध यानी स्मेल जीवन का सबसे पुराना बोध है। यहाँ खड़े होकर नॉस्ट्रिल्स फैलाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सांस हमारे शरीर में ली जाने वाली वायु से अधिक कुछ है। इसका हमारे परिवेश के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध है। आपने या मैंने किसी भी सांस लेने वाली चीज ने अपने मुंह या नाक में कभी भी जो कुछ डाला है या त्वचा से सोखा है, वह 13.8 अरब वर्षों से हमें मिली ब्रह्मांडीय धूल यानी स्पेस डस्ट है। यह मनमौजी पदार्थ सूर्य के प्रकाश द्वारा विखंडित किया गया और पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित हो गया है। इसके बाद यह फिर से एकत्रित हो गया है। सांस लेने का मतलब है अपने परिवेश में जो कुछ भी है उसे आत्मसात कर लेना, थोड़ा सा जीवन ग्रहण कर लेना, उन्हें समझना और अपने कुछ अंशों को बाहर दे देना। सांस लेना मूल रूप से परस्पर आदान प्रदान करता है। मुझे आशा है सांस के माध्यम से फिर से स्वस्थ हुआ जा सकता है। आज से शुरू करके मैं उस सारी क्षति यानी जो अब तक लॉसेस हुए हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा, जो पिछले 10 दिन से मुंह से सांस लेने से मेरे शरीर को हुई है, जो ऑथर ने बीच बीच में जिक्र भी किया। यह भी सुनिश्चित करूंगा कि मेरी सेहत भविष्य में भी अच्छी बनी रहे। मैं दर्जनों सांस विशेषज्ञों द्वारा कई हजार वर्षों में जो सिखाया गया है उस पर अमल करूंगा। उनकी विधियों और प्रभावों को बारीकी से समझूंगा। ऑल्सन के साथ काम करके मैं अपने फेफड़ों का विस्तार करने यानी उनका जो स्पेस है वो बढ़ाने, उनको अच्छे से फुलाना, डायफ्राम को डेवलप करना, शरीर को ऑक्सीजन से भरना और अपने नर्वस सिस्टम को जानना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और मस्तिष्क में कीमियो एक्सेप्टर्स को फिर से ठीक करने का प्रयास करूंगा। पहला कदम रिकवरी चरण है, यानी यहाँ पर रिकवरी होनी है। जो अभी किया गया है, मेरे द्वारा पूरे दिन और रात नाक से सांस लेना। नाक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वायु को गर्मी और नम करती है ताकि आसानी से आत्मसात की जा सके, यानी एयर को अंदर लिया जा सके। हम में से अधिकतर लोग यह बात नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि नपुंसकता जैसी समस्याओं में नाक की भूमिका होती है, क्योंकि जैसा हमने कल देखा था
कि जो ने नोज से जब ब्रीथ नहीं हो रही है, माउथ से ब्रीथ हो रही है, तो किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड पर इम्पैक्ट जा रहा है, जिसकी किसी को शायद ही संभावना लगती हो। लोग यह भी नहीं जानते कि इससे ऐसे हॉर्मोन्स और रसायन के समूह बन सकते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पाचन क्रिया आसान हो जाती है। महिलाओं को पीरियड्स के समय इसकी प्रतिक्रिया होती है। यह हमारी हृदय गति को किस तरह नियमित करते हैं, हमारे पैरों के अंगूठों की नाड़ियों को खोलते और हमारी जो मेमोरीज हैं उनको स्टोर करते हैं। आपकी नाक के बालों की डेंसिटी जो है यानी सघनता किस प्रकार यह निर्धारित करती है कि आप दमा के शिकार होंगे यानी अस्थमा के पेशेंट होंगे या नहीं। ये बातें शायद ही किसी के विचार में हो। हम में से कुछ ही लोग यह सोचते होंगे कि किस तरह जीवित व्यक्ति के जो नासा छिद्र है, जो नॉस्ट्रल्स हैं, अपनी लय में संपादित होते हैं। ये हमारे मूड, हमारी मेंटल स्टेट और यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा के अनुसार किसी फूल की तरह खुलते और बंद होते हैं। 13,000 वर्ष पहले एक प्राचीन ग्रंथ शिव स्वरोदय में बताया गया है कि किस तरह एक नासा छिद्र सांस को अंदर आने देने के लिए पूरे दिन किस तरह खुलता है, जबकि दूसरा छिद्र यानी दूसरा जो नॉस्ट्रल है वो धीमे से बंद होता है। अगर आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप देख ठीक से फील कर पाएंगे। इवन दो जब हम कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या प्राणायामास करते हैं, जब हम एक नॉस्ट्रल से इनहेल करके दूसरे नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर रहे होते हैं, अपनी जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उस तरीके से, तो आप इसे बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। कुछ दिनों में दायां क्षेत्र यानी जो राइट नॉस्ट्रल है सूर्य का स्वागत करने के लिए जंभाई लेकर जाग जाता है। यानी जो राइट नॉस्ट्रल है बेसिकली वो सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो शिव सर्वोदय है उसमें पूरा का पूरा उसमें स्वर विज्ञान ही डिटेल में बताया गया है। और जब आपका राइट नॉस्ट्रल चल रहा होता है तो बॉडी में हीट आप फील कर सकते हैं, और जब लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा होता है तो वहां पर कुछ ठंडक होती है क्योंकि वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ अन्य दिनों में बायां यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्रमा की पूर्णता पर जागता है। इस ग्रंथ के अनुसार ये जो रिदम है ये पूरे महीने एक समान रहती है। पूरी मानव जाति में ऐसा होता है। यह एक विधि है जिससे हमारा शरीर संतुलित रहता है तथा ब्रह्मांड तथा दूसरे एक दूसरे की लय के साथ स्थिर रहता है, यानी यूनिवर्स के साथ अलाइन रहता है। एक भारतीय सर्जन डॉक्टर आनंद बालयोगी भवनानी ने 2004 में प्रतिभागियों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह पर शिव सर्वोदय के पैटर्न का वैज्ञानिक परीक्षण किया। एक महीने की अवधि में उन्होंने पाया कि पृथ्वी पर जब सूर्य और चंद्रमा का सबसे सशक्त प्रभाव रहा यानी अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान, तब विद्यार्थियों का शिव सर्वोदय पैटर्न निरंतर एक जैसा रहा। भवनानी ने स्वीकार किया कि यह विवरण वास्तविक है और सभी मनुष्यों में एक जैसा होता है। यह सिद्ध करने के लिए और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। बहरहाल वैज्ञानिकों को एक सदी से अधिक समय से पता है कि नासा छिद्र यानी नेस्ट्रल ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी ताल के द्वारा संपादित होते हैं। वे पूरे दिन और रात के दौरान फूलों की तरह खुलते और बंद होते हैं। इस घटना को नेजल साइकिल कहा जाता है। इसका सबसे पहला विवरण एक जर्मन चिकित्सक रिचर्ड केसर ने 1895 में दिया था। उन्होंने देखा कि उनके मरीजों के एक नासा छिद्र पर जो टिश्यू चढ़ा हुआ है वो तेजी से कॉन्जेस्ट हो रहा है और बंद हो रहा है, जबकि दूसरा नासा छिद्र जो दूसरा नॉस्ट्रल है वो रहस्यमय ढंग से खुल रहा है। यानी एक बंद हो रहा है तो दूसरा ओपन हो रहा है। फिर लगभग 30 मिनट से 4 घंटे तक बदल जाता है। ऐसा लगता है कि यह बदलाव चंद्रमा के रहस्यमय आकर्षण से कम और यौन इच्छा से अधिक प्रभावित होता है। यह पता चला कि नाक का अंदरूनी भाग जो इंटरनल पार्ट है वो इरेक्टाइल टिश्यूज के साथ लिपटा रहता है। यह वही मांस है जो क्लाइटोरिस और स्तन को आवृत करता है। इरेक्टोरिस ऐसे होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाक के किसी भी अन्य जो सेंसेस हैं उसकी तुलना में जेनेटल्स के साथ अधिक घनिष्ठता के साथ जुड़ी होती है। जब तक कामोचित होता है तब तक दूसरी प्रतिक्रिया करता है, यानी जो हार्मोन्स हैं उनके साथ साथ इसका रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोगों को तो सेक्स का विचार आते ही उनके नाक उत्थान इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उन्हें बेतहाशा छींकें आने लगती हैं। यह बहुत असुविधाजनक स्थिति होती है जिसे हनीमून राइडनाइटिस कहा जाता है। जबकि जब स्टिमुलेशन कम हो जाता है, जो स्टिमुलेशन है, तो वो टिश्यूज जो है वो लटक जाते हैं, तो नाक का उत्थान भी समाप्त हो जाता है।
केसर की इस खोज के बाद दशकों बीत गए और इस बात का कारण कोई भी नहीं बता सका कि मानव की जो नाक है वो इरेक्टल टिश्यूज के साथ क्यों जुड़ी है या नासा छिद्र की शिफ्टिंग क्यों होती है। अनेक तरह की थ्योरियां थी। कुछ में तो माना जाता था कि यह बदलाव शरीर को सोते समय करवट बदलने के लिए शरीर को प्रेरित करता है, जिससे बेडसोर नहीं हो। तकिए के विपरीत होने से नासा छिद्रों से सांस लेना आसान होता है। अन्य लोगों का विचार था कि यह साइक्लिंग या जो साइकिल है वो नाक को सांस संबंधी संक्रमणों से बचाता है, यानी इन्फेक्शन से बचाता है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि बदल बदल कर जो नॉस्ट्रल्स है वहां से वायु के भीतर आने से हम कुशलता से गंध को सूंघ सकते हैं। अंततः शोधकर्ता इस बात की पुष्टि कर गए कि जो नाक है उसका जो उत्थान उतक है वो स्वास्थ्य की स्थिति को बताता है। बीमारी और असंतुलन की स्थिति में इस पर सूजन होती है। यदि नाक संक्रमित हो जाए तो नासा छिद्र अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और तेजी से आगे पीछे होते हैं। दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल में भी एक एचएवी सिस्टम की तरह काम करते हुए ताप और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित, यानी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और हमारे मूड, हमारी फीलिंग्स और हमारी स्लीपिंग पैटर्न को बदलने के लिए ब्रेन को केमिकल्स तक पहुंचाते हैं। जो राइट नॉस्ट्रल है वो एक गैस पेडल है। जब आप मुख्य रूप से इस मार्ग से सांस लेते हैं तो सर्कुलेशन की गति बढ़ जाती है, शरीर गर्म हो जाता है और कॉर्टिसोल लेवल, ब्लड प्रेशर तथा हृदय गति सभी बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाक के दाएं छिद्र से सांस लेने से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो फियर एंड फाइट मोड है, जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो शरीर को अधिक सजगता और तत्परता, यानी जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है उसमें उसको ले जाता है, अपनी बॉडी को ले जाता है। जो राइट नॉस्ट्रिल है वहां से सांस लेने से मस्तिष्क के विपरीत जो गोलार्ध है वहां अधिक रक्त का संचार होता है, जो विशेषकर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स से जुड़ा रहता है। मस्तिष्क का यह भाग तर्क सम्मत निर्णय, भाषा और गणना से है, यानी ये बेसिकली लॉजिकल वाला जो पार्ट है वो है, जहां लैंग्वेज का और लॉजिक्स का डेवलपमेंट है। जो राइट नॉस्ट्रिल है वहां से सांस भीतर लेने से इससे विपरीत प्रभाव होता है। यह दाएं नासा छिद्र के जो एक्सेलरेटर्स हैं वो ब्रेक सिस्टम की तरह काम करता है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। यह आराम और शिथिलता यानी रेस्ट एंड रिलैक्स की तरफ भी जुड़ा है, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, शरीर को ठंडा रखता है और चिंता को कम करता है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वहां से सांस लेने से जो ब्लड है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के विपरीत की तरफ जाता है, जबकि राइट में वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ जाता है। यह वह क्षेत्र है जो रचनात्मक विचार को प्रभावित कर कल्पनाओं के निर्माण और नकारात्मक भावों को पैदा करने में भूमिका निभाता है, यानी यहाँ क्रिएटिविटी है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डियागो के शोधकर्ता ने 2015 में एक मानसिक रूप से शिज्नोफ्रेनिक महिला के सांस लेने के तरीके को लगातार 3 साल तक रिकॉर्ड किया। उन्होंने पाया कि वह दाएं नासा छिद्र से बहुत अधिक सांस लेती है, यानी जो लॉजिकल पार्ट से जो एक्टिवेट हो रहा है राइट नॉस्ट्रल। उन्होंने अनुमान बताया कि उसके मस्तिष्क के बाएं तरफ के रचनात्मक भाग के अधिक उद्दीपित होने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी कल्पना अनियंत्रित हो जाती है। अनेक सत्रों में, नहीं जो बार बार सेशंस हुए, उनमें शोधकर्ताओं ने उसके दूसरे तर्कसंगत नासा छिद्र से सांस लेना सिखाया। इससे उसे मतिभ्रम, यानी जो शिज़्नोफ्रेनिक पेशेंट्स को होता है कि वो अपनी ही इमेजिनेशंस बनाते हैं, वो बहुत कम हो गए। हमारा शरीर संतुलन की अवस्था में सबसे अधिक कुशलता से काम करता है, यानी ना तो पूरी तरह से राइट नॉस्ट्रिल ना ही पूरी तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जबकि बैलेंस करना, जिसमें नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम बहुत अच्छे से हेल्प करता है कि आप दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सलेशन को बैलेंस कर सकें। यह कार्य और विश्राम के बीच की धुरी होता है। इस स्थिति में दिवा स्वप्न होते हैं, डे ड्रीमिंग होती है और तर्क सम्मत विचार भी आते हैं। यह संतुलन नासा छिद्रों के चक्रण से, यानी जो नेजल ऑर्गन्स हैं उनका जो साइकिल है उससे प्रभावित होता है और यहाँ तक कि इसके द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। यह संतुलन प्रयास करके भी लाया जा सकता है, यानी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, उनके जरिए भी लाया जा सकता है। एक योगाभ्यास है जिससे नाकों के छिद्रों से प्रयास करके सांस लेकर शरीर की क्रियाओं को अपनी इच्छा के अनुसार बदला जा सकता है। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपके जो दोनों नेस्ट्रल्स हैं उनका बैलेंस हो जाता है। बेसिकली जो
योग अभ्यास है। उसमें कहा जाता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, और जो राइट और लेफ्ट पार्ट है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। संस्कृत में नाड़ी का मतलब है मार्ग यानी चैनल्स, और शोधन का मतलब है शुद्धिकरण, या इससे अधिक सामान्य रूप से नासा छिद्रों से बदल बदल कर सांस लेना कहा जाता है। मैं बीते कुछ घंटों से बदल बदल कर नासा छिद्रों से सांस लेने का अनौपचारिक अध्ययन कर रहा हूँ। आज नाक से सांस लेने की और वापसी यानी रिकवरी चरण का दूसरा दिन है। मैं अपने बैठक कक्ष में बैठा हुआ हूँ। मेरी कोहनियां अस्त व्यस्त डाइनिंग टेबल पर रखी हैं। मैं अपने राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस लेकर कुछ सेकंड से रोककर उसे बाहर छोड़ देता हूँ। नाक से सांस लेने की दर्जनों विधियां हैं। मैंने सबसे बुनियादी विधि से शुरुआत की है। इसमें तर्जनी उंगली को बाएं नासा छिद्र पर रखकर दाएं नासा छिद्र से सांस ली और बाएं से छोड़ी जाती है। यानी बेसिकली जो इंडेक्स फिंगर है उससे जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसको क्लोज करना, राइट से इनहेल करना और लेफ्ट से एक्सहेल करना। मैंने आज हर भोजन के बाद इसे 2 दर्जन बार किया। इसका उद्देश्य शरीर को गर्म करना और पाचन में मदद करना है। भोजन से पहले और अन्य किसी भी समय मैं विश्राम चाहता था, मैं क्रम बदल देता हूँ। इसी क्रिया को बाएं नासा छिद्र को खोलकर करता हूँ। बेसिकली इन्हें सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम कहते हैं। खाना खाने से पहले सूर्य भेदी प्राणायाम किया जाता है, जिसमें हम राइट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये शरीर में गर्मी लेकर के आता है, जिससे जो फूड डाइजेशन के लिए भी हेल्प मिलती है। और बाद में कम से कम 2 घंटे बाद जब हमें अंदाजन ये होता है कि हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा, तो चंद्रभेदी प्राणायाम किया जाता है, जो शरीर को ठंडक देता है। या बहुत ज्यादा गर्मी में भी चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत एक्टिवेट रहता है। एकाग्रता और शरीर तथा मन के बीच संतुलन के लिए की जाने वाली इस क्रिया को सूर्यभेदी प्राणायाम कहा जाता है। इसमें दाएं नासा छिद्र से एक सांस ली जाती है और बाएं नासा छिद्र से छोड़ा जाता है। इसे कई बार किया जाता है। ये अभ्यास करके अच्छा लगा। यहाँ बैठे हुए कुछ राउंड्स करने के बाद एक तत्काल और सशक्त स्पष्टता और शिथिलता का अनुभव करता हूँ। यहाँ तक कि कुछ ऐसा लगता है कि मैं हवा में तैर रहा हूँ। जैसा कि विज्ञापित किया जाता है, मेरी भोजन नली में एसिड ऊपर आना पूरी तरह से बंद हो गया। मेरे पेट में बहुत मामूली सा दर्द हुआ। ऐसा लगता है ये बदलाव नॉस्ट्रल से बदल बदल कर सांस लेने के कारण आ रहे हैं। मैंने पाया कि ये विधियां आमतौर पर जल्दी हो जाती हैं। इनमें करीब 30 मिनट का समय लगता है। मेरे शरीर में पिछले 24 घंटों में वास्तविक बदलाव एक अन्य अभ्यास के कारण आया। इसमें मैंने जो नाक है उसमें जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं उनको अपने आप लचीला होने दिया, ताकि मेरी वायु का प्रवाह स्वाभाविक रूप से मेरे शरीर और मस्तिष्क के अनुकूल हो। यह सिर्फ नाक से सांस लेने के कारण हुआ। जब मैं इन सब पर शांत मन से विचार कर रहा हूं तभी ऑल्सन आ जाते हैं। वह जोर से गुड मॉर्निंग कहते हैं। वह शॉर्ट्स और अबे अबेर कोरोबाई स्वेटशर्ट पहने हुए हैं। वह अपनी दाहिनी बाह में ब्लड प्रेशर कफ बांधकर मेरे सामने बैठ जाते हैं। यह वह स्थिति है जो बीते 11 दिनों में निरंतर रही, जिसमें उन्होंने लगभग वही कपड़े पहने होते हैं। बहरहाल आज उनकी नाक पर बैंडेज, नोज क्लिप या सिलिकॉन प्लग्स कुछ भी नहीं है। वह भी अपने नासा छिद्रों से खुलकर सांस ले रहे हैं। बहुत शांति के सांस सांस भीतर बाहर कर रहे हैं। उनके चेहरे पर चमक है। वह सीधे तनकर बैठे हुए हैं। ऊर्जा के कारण वे इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि देर तक स्थिर नहीं रह सकते। मुझे तब तक ऐसा लग रहा था कि जीवन के प्रति हमारा नया और उज्जवल दृष्टिकोण साइकोसोमेटिक था। लेकिन यह सब तब तक ही रही लेकिन यह सोच तब तक ही रही जब तक कुछ मिनट बाद हमने अपनी स्वास्थ्य की स्थितियों को नहीं मापा था। मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 124 पर आ गया, जो कुछ अधिक तो है, लेकिन स्वस्थ रेंज से कुछ ही पॉइंट ज्यादा है। मेरी हृदय गति वेरिएबिलिटी पर 150 से अधिक हो गई। मेरा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 30% तक बढ़ गया, जिससे मैं अधिक तनाव की स्थिति में आ गया। अति तनाव होने से चक्कर आ सकते थे, उंगलियों में अकड़न और मानसिक भ्रम हो सकते थे। अब मैं चिकित्सीय रूप से सामान्य अवस्था में आ गया हूँ। ऑल्सन में भी ऐसे ही सुधार दिख रहे हैं। इससे और भी अधिक संभावना है, क्योंकि नासा छिद्र चक्रों का जो नेजल साइकिल्स थी, नेजल ओपनिंग्स की जो साइकिल थी, उनका स्पंदन नाक के महत्वपूर्ण कार्यों का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। एक ऐसे क्षण की कल्पना कीजिए जब आप अपने चेहरे से कुछ इंच दूर अपनी आंखों के लेवल पर एक बिलियर्ड बॉल पकड़े हुए हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आप उस पूरी बॉल को अपने चेहरे के केंद्र के भीतर धीरे धीरे धका रहे हैं। बॉल जो वॉल्यूम लेगी, करीब 6 क्यूबिक इंच,
वही उन सभी कैविटीज और वायुमार्गों के कुल स्पेस के बराबर होगा जो वयस्क नाक का अंदरूनी भाग में है। हर सांस में वायु के अणु जितनी मॉलिक्यूल्स हैं, पूरी दुनिया के समुद्र तटों पर रेत के कण हैं, अरबों खरबों। उससे अधिक जो मॉलिक्यूल्स हैं आपकी नाक से होकर भीतर चले जाएंगे। वायु के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कुछ फीट या अनेक गज की दूरी से आते हैं। जब वे आपकी तरफ आ रहे होते हैं तो वैन गॉन स्काई में तारों की तरह बल खाते लहराते और ऊपर नीचे होते हुए जाएंगे, फिरकी जैसे घूमेंगे। वे लगभग 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसा यात्रा करेंगे। इस घुमावदार मार्ग का निर्देशन एक शंखाकार रचना यानी टर्बिनटेंस द्वारा किया जाता है, जो 6 व्यू हड्डियों यानी तीन तीन दोनों तरफ की संरचना है। यह नासा छिद्रों से नॉस्ट्रल से शुरू होकर के आंख के बिल्कुल नीचे तक जाती हैं। ये शंख के आकार में इस तरह से निर्मित होती हैं कि यदि आप उन्हें अलग कर दें तो वे समुद्र के सीप की तरह दिखेंगी। इसलिए उन्हें नासा शंख कहा जाता है। इनके शंख के आकार के कारण ही इन्हें यह नाम दिया गया है। जो मॉल घेंगे होते हैं, मॉलस होते हैं, उनके व्यापक रूप से बनाए गए जो सीप हैं, जो गंदगियों को छानकर हमलावरों को बाहर रखती है, हम भी ऐसा ही करते हैं। नासिका छिद्रों से नीचे बने शंख उस स्पंदनशील स्तंभन ऊतक में आवृत होते हैं, यानी वहां जाते हैं। वह स्वयं को म्यूकस की जो लेयर है वहां से वो आवृत रखता है। जो सेल्स हैं उनको चमत्कार शाइनी नैपकिन जैसी होती हैं। यह हमारे मॉलिक्यूल्स और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको फिल्टर करके बाहर रखने के साथ ही हमारी जो सांस है उसको नम तथा गर्म करके हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। ये सभी हमलावर जो हम बाहर से ले रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर वो फेफड़ों में चले जाएंगे तो इन्फेक्शन और स्वेलिंग कर सकते हैं। जो म्यूकस है वो हमारे शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है। यह लगातार गतिशील रहती है और प्रति मिनट करीब आधा इंच की गति से चलती रहती है, प्रतिदिन 60 फीट से अधिक। यह किसी बड़े कन्वेयर बेल्ट की तरह यह नाक के भीतर लिए गए कचरे को इकट्ठा कर सारा कचरा गले के नीचे और पेट में उतार देती है, जिसे पेट में एसिड कीटाणु मुक्त करके आंतों में यानी इंटेस्टाइन में और उसके बाद शरीर से बाहर भेज देते हैं। यह कन्वेयर बेल्ट अपने आप नहीं चलता, इसे लाखों स्मॉल बॉल जैसी यानी हेयर लाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स धकेलते हैं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है। जिस तरह खेत में लगी बालू की जो बालियां, गेहूं की जो बालियां हवा में लहराती हैं, उसी तरह ये सीलिया आने व जाने वाली हर सांस के साथ लहराती हैं। यह 16 बिट प्रति सेकंड की गति से ऐसा करती हैं। जो सीलिया नेस्ट्रल ओपनिंग के पास होती हैं वे एक अलग लय में घूमती हैं, और जो दूर होती हैं वो अलग तरीके से। उनकी गतिविधि से हर जो लहर आ रही होती है, जो लहर निर्मित होती है, वो म्यूकस को अधिक गहरे में ले जाती है। सीलिया की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विरुद्ध भी जा सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि नाक और सिर किस स्थिति में है, उल्टी है, दाईं तरफ है, सीलिया भीतर और नीचे जाती रहती है। टर्बोनेट्स के विपरीत विभिन्न भाग के साथ एक साथ काम करने से हवा को गर्म, उसको स्वच्छ यानी हेल्दी और धीमा करते हैं और उस पर दबाव डालते हैं, ताकि फेफड़े हर सांस के साथ अधिक ऑक्सीजन खींच सके। इसलिए नाक से सांस लेना मुंह से सांस लेने की तुलना में अधिक स्वास्थ्यप्रद और कुशलता से होता है, क्योंकि नाक में ओपनिंग से लेकर के सीलिया और हर जो ऑर्गन है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। जब मैं इसे पहली बार मिला तो उन्होंने बताया कि नाक एक मौन योद्धा है, शरीर के द्वारपाल यानी गेट कीपर। यह हमारे मस्तिष्क की फार्मासिस्ट और हमारे जो फीलिंग्स हैं उनका वाटर वेन है। नाक का जादू और इसकी उपचार शक्ति, हीलिंग पावर से प्राचीन लोग अन्य भी यानी उन्हें जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं था। लगभग 1500 शताब्दी पूर्व आज तक प्राप्त सबसे पुराने चिकित्सा ग्रंथ एबर्स पेरिपस में यह बताया गया है कि जो नेस्ट्रल्स हैं वो किस प्रकार दिल यानी हार्ट और लंग्स को वायु पहुंचाते हैं। मुंह यह काम नहीं करता। 1000 साल बाद जेनेसिस 2:7 में बताया गया है कि ईश्वर ने धरती की मिट्टी से इंसान को बनाकर उसके नासा छिद्रों में प्राण यानी ब्रेथ ऑफ लाइफ फूंक दिया। इस तरह मानव एक जीवन प्राणी बन गया। 8वीं शताब्दी के एक चीनी ताओवादी ग्रंथ में नाक को स्वर्ग का द्वार बताते हुए कहा गया है कि सांस इसी से लेनी चाहिए। चेतावनी दी गई है, कभी अन्यथा यानी इससे अलग ऐसा नहीं करें, क्योंकि नाक खतरे में पड़ जाएगी और बीमारी भीतर चली जाएगी।
लेकिन 19वीं शताब्दी में पश्चिम के लोगों को नाक से सांस लेने का महत्व पता नहीं था। उन्हें यह एक उत्साही कलाकार और शोधकर्ता जॉर्ज केटलिन से पता चला। केटलिन ने 1830 में वकालत को शुष्क और नीरस व्यवसाय कहकर छोड़ दिया और फिडेल्फिया के उच्च समाज के लोगों के पोर्ट्रेट बनाने लगे। वह गवर्नरों और कुलीन लोगों के चित्र बनाकर बहुत मशहूर हो गए। लेकिन उस विनम्र समाज की तड़क भड़क तथा दिखावे से वे प्रभावित नहीं हुए। हालांकि उनकी सेहत गिर रही थी, लेकिन उनके भीतर प्रकृति में गहराई से उतरने की तड़प थी। वह मानवता का अधिक अपरिष्कृत और अधिक वास्तविक चित्रण करना चाहते थे। उन्होंने एक गन, बहुत सारे कैनवास, कुछ पेंट ब्रश लिए और पश्चिम की ओर निकल गए। कैटलिन ने अगले 6 वर्षों तक ग्रेट प्लेन से लेकर हजारों मील की यात्रा की। उन्होंने लेविस और क्लार्क से अधिक दूरी की यात्रा कर 50 नेटिव अमेरिकन जनजातियों के जीवन को अभिलेखित किया, यानी एक साथ कंपाइल किया। वह लाकोता सेओस के साथ रहने के लिए मिसौरी गए। वह वहां पवनी, अमोहा और ब्लैकफीट से मिले। अपर मिसौरी के तट पर उन्हें मॉडर्न मांडन संस्कृति देखने को मिली। यह एक रहस्यमय जनजाति है जिसके सदस्य 6 फीट ऊंचे थे और बुलबुला आकार के मकानों में रहते थे। उनमें से अनेक की आंखें चमकीली नीली और बाल जो है वो बर्फ की तरह सफेद थे। कैटलिन ने माना कि वास्तव में मांडन तथा अन्य मैदानी जनजातियां उनके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि यूरोप के किसी भी वंश के व्यक्ति ने उनके साथ बात करने की सहमति नहीं उठाई। उन पर कोई शोध कार्य नहीं किया गया, उनके साथ नहीं रहा गया, उनकी मान्यताओं और परंपराओं के बारे में कोई नहीं जानता। कैटलिन ने लिखा, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं इस देश की यात्रा इन थ्योरीज को आगे बढ़ाने या उन्हें साबित करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया को बहुत आसान रूप में और बुद्धिमत्ता के साथ इनके बारे में बता सकूं, ताकि वह खुद अपने निष्कर्ष निकाल सकें। उन्होंने करीब 600 पोर्ट्रेट बनाए और सैकड़ों पृष्ठ के नोट्स लिखे। यह लेखक पीटर मोर्टिस ने कहा उनका उसका आधार बना। प्लेन्स के इंडियंस का और उनकी शानदार संस्कृति की उच्चतम अवस्था में किया गया प्रथम और एकमात्र पूर्ण अभिलेखन। अलग अलग अंचलों में रहने वाली जनजातियों में भिन्नता थी। डिफरेंट डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं उनमें डिफरेंशिएट देख पा रहे थे वो। उनके रीति रिवाज, जो कल्चर्स हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनका जो खान पान है, उसमें भिन्नता थी। जैसे मांडन सिर्फ भैंस का मांस और मक्का खाते थे, जबकि जो अन्य प्रजातियां हैं वो हिरण का मांस और पानी पर जीते थे। कुछ अन्य लोग पौधे और फूलों पर जीवित थे। ये जनजातियां दिखती भी अलग अलग थी, उनके बालों का रंग, उनके नाक नक्श और त्वचा के रंग भी अलग थे। लेकिन कैटलिन इस बात से आश्चर्यचकित थे कि सभी जनजातियों के अति मानवीय शारीरिक विशेषताएं एक जैसी थी, यानी जो प्रिमिटिव होती हैं वो विशेषताएं एक जैसी थी। कैटलिन ने लिखा, क्रो और ऑसेज जैसी कुछ जनजातियों समूहों में कुछ पुरुष इस तरह विकसित थे जिनकी ऊंचाई 6 फीट से कम है, और बहुत अधिक पुरुषों की ऊंचाई 6.5 फीट है। कुछ तो 60 फीट तक ऊंचे हैं। उन सभी के कंधे बहुत मजबूत और सीने बैड हैं। स्त्रियां भी उतनी ही ऊंची और आश्चर्यजनक हैं। कैटलिन ने कहा, ये लोग कभी किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गए, लेकिन उनके दांत पूरी तरह सीधे थे, उतने ही नियमित जैसे पियानो की कीज होती हैं। कोई भी बीमार नहीं लगता। उनमें किसी तरह की विकृति, डिफॉर्मेशन नहीं है। निरंतर चढ़ने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत दुर्लभ है या अस्तित्व में ही नहीं है। इन जनजातियों के लोगों की सेहत बहुत अच्छी है और एक तरह की दवा बनाते हैं जिसे कैटलिन ने जीवन का महान रहस्य कहा, और वह रहस्य है सांस। आई थिंक इट्स, चलिए थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। लेटिन अमेरिकन लोगों ने कैटलिन को बताया कि मुंह से सांस लेने से शरीर की शक्ति कम होती है, चेहरा विकृत हो जाता है और तनाव तथा बीमारी होती है। इसके विपरीत नाक से सांस लेने से शरीर मजबूत होता है, चेहरा सुंदर होता है, बीमारियों की रोकथाम होती है। उन्होंने लिखा, जो वायु मुंह से फेफड़ों में जाती है वह नासा छिद्रों में जाने वाली वायु से उतनी ही भिन्न होती है जितना डिस्टिल्ड वाटर, साधारण पौंड का पानी या मेंढक या पोखर का पानी, जैसा उनमें डिफरेंस है वैसा ही इस तरह की एयर में भी डिफरेंस है। और ये स्टोरी अपने आप में ही काफी आगे तक है, तो यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अब टाइम है जर्नल लिखने का। तो आप लोग जो भी, आज आपके साथ में 3 अच्छी चीजें हुई हैं, हुई तो बहुत सारी होंगी, लेकिन कम से कम 3, ताकि जर्नल लिखने से हम उन अच्छी अच्छी चीजों को याद कर सके जो हमारे साथ डेली हो रही हैं।
इसके बाद फीट मसाज, और उसके बाद हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। तो आप सभी लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो गए होंगे। तो जो भी ऑयल आप यूज करना चाहते हैं, पहले ऑयल को अपने हाथों में अच्छी तरह से एक्टिवेट कर लीजिए, और फीट पर अच्छे से ऑयल लगा लीजिए। अब 20-20 के राउंड में 3 टाइम्स हम लोग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और थोड़ा प्रेस करेंगे। जो आर्च है बीच में, वहां पर दोनों थंब से थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। प्रेस। 1 more last time। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप चाहें तो सेशन के बाद में पैरों पर और टाइम देकर के ऑयलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ सेकंड फिफ्थ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। होल्ड। One last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। And hold. एक तो हम लोग ऑयल से बहुत दूर हो चुके हैं, तो बॉडी में ड्राइनेस भी रहती है, और ये अच्छी नींद में भी हेल्प करता है। और पैर से, क्योंकि सारे बॉडी ऑर्गन्स को अच्छे से ऑयलिंग मिल जाती है। अब टाइम है ओम चैंटिंग का। आइज क्लोज कर लीजिए। नॉर्मल ब्रेथ। और अपनी सांसों पर सिर्फ ध्यान रखें। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी आती जाती सांस को देखें। क्या ये सिर्फ सुपरफिशियल लेवल तक है, या सिर्फ चेस्ट तक, इसे नेवल तक लेकर जाएं। अब कंप्लीट एक्सलेशन करें। देखें आपकी सांसें आपसे क्या कह रही हैं। शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों से गुजरते हुए अच्छी ऑक्सीजन को वहां पहुंचा रही हैं, और जो टॉक्सिन्स हैं बाहर निकलने में हेल्प कर रही हैं।
ऊर्जावान हो रहे हैं। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है। आप सिर्फ स्वयं पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। समय सिर्फ आप ही आपके साथ हैं। आप बहुत खुश हैं और ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं। आज जो भी आपके पास है, आप उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपकी सांसें आपको अधिक ऊर्जा दे रही हैं और आप यूनिवर्स को उतना ही आभार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ समय के लिए आप सिर्फ स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें।
अपने हाथों को रब करें, जनरेट सम हीट एंड cup them on your eyes, and with a beautiful smile you can open your eyes. थैंक यू फ्रेंड्स। और कल मॉर्निंग का सेम वही रूटीन रहेगा। ग्रेटिट्यूड, अंगड़ाई लेना, टैपिंग, बॉक्स ब्रीदिंग का टाइम आप बढ़ा सकते हैं, ऑयलिंग, और अपना एक्सपीरियंस प्लीज ग्रुप में शेयर करें। और दिव्यांशी दी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली श्वेता दी ने बताया हुआ है वो माँ के साथ होती हैं, तो वो शायद अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Love you. Thank you. Bless you, Shikha, for this beautiful experience. इनफैक्ट आज बहुत कुछ लर्न किया। ओके। हमेशा क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड पे बहुत ज्यादा बात करती हूँ, तो छोटे छोटे ऑर्गन्स के लिए भी मैं बहुत सारी ग्रेटिट्यूड प्रेयर कराती हूँ। बट जी जब आप उसमें बुक में रीड कर रहे थे ना, कैसे हमारे नॉस्ट्रल के फंक्शंस जी जो मतलब ऑलमाइटी चला रहे हैं, इतने माइन्यूट फंक्शंस, तो ये लगा, मतलब रियली बताऊं तो जिसे कहते हैं ना, आभार से हृदय भर गया ये जी सोच के कि हम कई बार जरा सी भी कोई हेल्थ चैलेंज हो उसके लेके परेशान हो जाते हैं, और ये कितना ध्यान रख रहे हैं हमारा कि जी हमारा एक एक नॉस्टल को कब कैसे कहाँ चलाना है। तो रियली, और आपने इतना ब्यूटीफुली इसको क्लैरिटी, क्योंकि देखिए पढ़ना और क्लैरिटी के साथ पढ़ना ये दो अलग बातें होती हैं। तो बहुत अच्छी वॉइस में शिखा आप पढ़ते हो, आई रियली अप्रिशिएट। और उसके बाद जो ये सारा प्रोसेस है ऑयलिंग का, होम चैंटिंग का, रियली सूदिंग, रियली आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स। गॉड ब्लेस यू शिखा, गॉड ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू दी, आप आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपको श्वेता दी, अरे नहीं, मैं बहुत थैंक ब्लेस्ड यू। फील कर रही हूँ कि श्वेता ने मेरे को कनेक्ट किया और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैं सोने से पहले इसको ले रही हूँ, तो रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू सो थैंक मच। यू दी, थैंक यू। चलिए दी, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।